नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बज चुके हैं और देश और दुनिया की तमाम आर्थिक खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और उन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बोनस पॉइंट की शुरुआती खबरों में हम बातचीत ईपीएफओ की खबर के साथ शुरुआत की चर्चा करेंगे। ईपीएफओ अपनी निवेश रणनीति बदलने जा रहा है और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश घटाने पर विचार कर रहा है। आखिर इसका असर क्या होगा, इस पर अंशुमान जी से डिटेल में होगी बातचीत। इसके बाद यूपीआई से जुड़ी हुई खबर का विश्लेषण करेंगे। बैंक और पेमेंट कंपनियां सरकार से यूपीआई की सब्सिडी की डिमांड कर रही हैं और सरकार ने अगले साल के लिए सब्सिडी भी घटा दी है। सरकार के इस कदम का आखिर असर क्या होगा, इस पर भी बात होगी। शो के दौरान पीडब्ल्यूसी की उस रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे जो बताती है कि भारतीय परिवारों की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है, उस पर भी विस्तारपूर्वक बातचीत होगी। इसके बाद बात करेंगे शेयर बाजार की। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार बियर जोन में खिसक चुका है। क्या ये गिरावट और गहरा सकती है, इस पर इसको आसानी से अंशुमान जी से समझने की आज कोशिश करेंगे। बुधवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक नई घोषणा कर दी है, जिस वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल तेज है। टैरिफ से जुड़ी उस घोषणा का भारत पर क्या असर होगा और भारतीय शेयर बाजार पर इसका किस तरीके से असर देखने को आज मिल रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। भारतीय करेंसी रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। इस बीच में रिजर्व बैंक ने गिरावट को थामने का कुछ प्रयास जरूर किया है, लेकिन दबाव बरकरार है। इस पर भी आज करेंगे बातचीत और जानेंगे कि रुपए को लेकर के रिजर्व बैंक की दुविधा क्या है। इसके बाद अदानी ग्रुप के रिश्वत मामले से जुड़ी खबर पर बातचीत होगी। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इस मामले पर एक नया बयान जारी कर दिया है। लेकिन सबसे पहले अस्पतालों के क्वालिटी स्टैंडर्ड से जुड़ी खबर से शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। केंद्र सरकार ने राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के लिए उनके वर्चुअल असेसमेंट को ज़्यादा भरोसेमंद और मजबूत बनाएं। अस्पतालों में हेल्थ केयर सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए ये निर्देश दिया गया है। इसी सर्टिफिकेशन के आधार पर अस्पतालों को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फंडिंग भी दी जाती है और अस्पतालों के क्वालिटी स्टैंडर्ड के वर्चुअल असेसमेंट में से सिर्फ 10% की ही फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। ऐसे में राज्यों को वर्चुअल असेसमेंट की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कहा गया है। सर, आखिर में सरकार को ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? विपुल जी, आज की सबसे जरूरी खबर है। जैसे बोनस पॉइंट में हम शुरुआत उन खबरों से करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। सरकारी अस्पतालों की दशा या दुर्दशा हमारे सबके सामने है। हम सारे लोग, जो लोग सरकारी अस्पतालों के आसपास से गुजरते हैं, जाते हैं या उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें वहां गुणवत्ता की परिस्थिति और वहां पर होने वाली सेवाओं की परिस्थिति का अच्छे से एहसास होगा। अब धीमे धीमे सरकार के भीतर इस बात को लेकर गंभीरता बढ़ रही है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की भी कुछ गुणवत्ता तय की जानी चाहिए। अभी तक तो पिछले दशकों में हम ये बहस में सुनते ही नहीं थे कि सरकारी अस्पताल भी बेहतर हो सकते हैं। जो लोग बोनस पॉइंट नियमित रूप से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी कि उनमें भी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था, बीमा कंपनियों की तरफ से भी इस बात की ताकीद की गई थी। जो नई व्यवस्था है, इसमें नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, जिन स्टैंडर्ड्स के तहत सरकारी अस्पतालों की जांच और पड़ताल की जाएगी। यानी ये जांच और पड़ताल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, क्योंकि हेल्थ राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अस्पतालों को चलाती हैं। केंद्र सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए जो फंड दिए जाते हैं राज्य सरकारों को अस्पतालों के लिए, उनसे जोड़ने की तैयारी की है। यानी जिस अस्पताल का सर्टिफिकेशन, प्रमाणन गुणवत्ता पर खरा और सही पाया जाएगा, उसे फंड दिया जाएगा। ऐसी मंशा सरकार की तरफ से, सूत्रों की तरफ से पता चली है और इसे जारी की गई है। इसके लिए एक सेंट्रल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अस्पतालों की गुणवत्ता का, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता का एक मानदंड या क्राइटेरिया तय करेगी। वर्चुअल असेसमेंट किए जाएंगे, कई जगह फिजिकल असेसमेंट भी किए जाएंगे और इसके बाद इन अस्पतालों का जो प्रमाण पत्र, प्रमाणन होगा, उसके आधार पर इन्हें केंद्र सरकार से फंड रिलीज होगा।
उम्मीद है कि ये पहल खासी महत्वपूर्ण है और ये परवान चढ़ती है, नतीजे पर पहुंचती है, तो हम सरकारी अस्पतालों के कामकाज में गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखेंगे। जी, चलिए, इस बीच जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश की लिमिट को आधा किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर के श्रम मंत्रालय जल्द ही वित्त मंत्रालय की अनुमति मांग सकता है। फिलहाल ईपीएफओ अपने कुल निवेश का करीब 20 से 45% हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है। भविष्य में डेट इंस्ट्रूमेंट में न्यूनतम निवेश लिमिट को घटाकर 10% करने पर विचार हो रहा है। सर, आखिर में ईपीएफओ को ये क्यों करना पड़ रहा है और आने वाले टाइम में इसका असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? विपिन, ईपीएफओ में लगातार कई घटनाक्रम में बदलाव के हमने आपको बताया था कल कि ईपीएफओ एक फंड लेकर आ रहा है जो इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन फंड होगा, जिसमें कि ईपीएफओ में बचत धारकों को एक रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि ईपीएफओ में भारत के असंख्य लोग, कई लाखों कर्मचारियों का पैसा है, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है इस खबर को ईपीएफओ के मामले में। हालांकि ईपीएफओ को सेवाओं को लेकर तमाम शिकायतें हैं अभी भी, लेकिन ये जो बदलाव है ये ईपीएफओ के निवेश का तरीका बदलेगा। विपुल, हमें पता है कि जो ईपीएफओ में पैसा जाता है, जो लोग अपनी बचत के अंशदान के तौर पर रखते हैं, उसका निवेश ईपीएफओ फंड स्टॉक मार्केट में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है सरकार के ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स, और इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिनमें पैसा लगाया जाता है, और इसका एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए जाता है। अभी लगभग 20 से 45% फंड ईपीएफओ का डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या कर्ज के या ट्रेजरी बिल्स में जाता है। यहाँ दिक्कत यह है कि सरकार के ट्रेजरी बिल्स की उपलब्धता धीमे धीमे कम होती जा रही है, और ऐसी स्थिति में ईपीएफओ को अपना निवेश जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या कर्ज उपकरणों के लिए निर्धारित है, उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ले जाना पड़ता है। यहाँ रिटर्न तो सरकार से ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहां जोखिम भी बड़े हैं, क्योंकि निजी कंपनियों की तरफ से आने वाले बॉन्ड्स उनकी वित्तीय परिस्थितियों से, उनके घटनाक्रम से, उनमें होने वाले बदलावों से प्रभावित होते हैं और उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए ये बड़ा बदलाव है जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि चूंकि सप्लाई नहीं है सरकार के बॉन्ड्स की, इसलिए अब ये सीमा घटाकर 10% कर दी जाए, 20 से भी घटाकर 10% कर दी जाए। यानी अगर ईपीएफओ के पास एक साल में 100 रुपए हैं, तो उसे केवल 10 रुपया सरकार के या बॉन्ड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने की छूट दी जाए, और बाकी निवेश वो अन्य प्रतिभूतियों में कर सके, जो कि सामान्य रूप से स्टॉक मार्केट ही होगा। सरकार इसे मंजूर करेगी, इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो ईपीएफओ का है उसके पास से प्रस्ताव जाएगा, उसके बाद इसे सरकार के सामने ले जाया जाएगा। प्रस्ताव थोड़ा रेडिकल है और थोड़ा उत्साहजनक है। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पर फैसला कैसे लेती है, क्योंकि आमतौर पर विपुल जी ईपीएफओ के निवेश को डेट में या कर्ज के उपकरणों में अधिक मात्रा में रखने की शर्त इसलिए लगाई जाती है ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से ईपीएफओ निवेशकों को होने वाले नुकसान बचाया जा सके, और फंड का एक हिस्सा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में, गारंटीड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में रहे, क्योंकि सरकार के बॉन्ड्स हैं, उन पर सरकार सॉवरेन बॉन्ड पे ब्याज देने का वादा करती है। ईपीएफओ के निवेश में यह बड़ा बदलाव होगा अगर ईपीएफओ का अधिकांश पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि ईपीएफओ के फंड स्टॉक मार्केट में प्रतिभूतियों में निवेश किए जाएंगे। इस खबर पर हमारी निगाह रहेगी। चलिए, इस खबर पर हमारी आगे भी निगाह रहेगी और इससे जुड़ी कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले बोनस पर ही मिलेगी। इस बीच देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बैंकों और पेमेंट कंपनियों को इस साल की सब्सिडी की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों ने हालांकि सब्सिडी के लिए सरकार के पास आवेदन भी किया है और सरकार की तरफ से पेमेंट का इंतज़ार हो रहा है। सर, समझना यहाँ पर ये चाहेंगे कि सब्सिडी को लेकर के इतनी मारामारी की स्थिति बनती क्यों दिखाई दे रही है, और क्या अब ये मान के चलें कि आगे यूपीआई अब मुफ्त नहीं रहेगा? ये दुविधा अब इसके बाद दिखाई देती है। हम आंकड़े बजट के देखने की कोशिश कर रहे थे विपुल जी की जो पेमेंट बैंक्स हैं, जो डिफरेंट तरीके के ऐप्स हैं, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिनको एमडीआर कहते हैं, ये इस पर अपनी जो लागत लगाते हैं, उनकी लागत टेक्निकल सिस्टम्स को चलाने में, एचआर को चलाने में, क्योंकि इतने सारे पेमेंट्स इधर से उधर होते हैं, उसके बदले केंद्र सरकार उनको यूपीआई को मुफ्त रखने के लिए, जो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको मुफ्त रखने के लिए एक सब्सिडी देती है। सरकार ने पिछले साल के बजट में करीब 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, एलोकेट की थी बजट में, जिसका भुगतान इन जो पेमेंट मर्चेंट्स हैं और डिफरेंट ऐप हैं उनको किया गया था।
इसमें यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले पेमेंट भी शामिल थे। लेकिन इस साल के बजट में, जो बजट अभी पेश हुआ है संसद में, जिस पर अभी चर्चा होनी है सदन में उस बजट पर में यूपीआई सब्सिडी के लिए केवल 437 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसको देखने के बाद पेमेंट बैंक्स और यूपीआई सेवाएं देने वाला जो पूरा उद्योग है, वो थोड़ा थोड़ा दबाव में है, थोड़ा प्रेशर में है, कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पर्याप्त सब्सिडी आने वाले समय में नहीं मिलेगी। हम एक तरफ यहाँ तो लगातार सुनते हैं विपुल जी की ऑनलाइन पेमेंट्स में, यूपीआई पेमेंट्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उसको अगर आप पेमेंट बैंक के नजरिए से या किसी फिनटेक कंपनी के नजरिए से देखें, तो उसकी लागत में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी होती है जितना ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में तस्वीर साफ नहीं की है कि अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर जैसा संकेत आपने दिया सवाल में पूछते हुए कि यूपीआई पर एक चार्ज लगाने की बात की जा सकती है। हालांकि बात बार बार आती है, पिछले 2-3 साल में आई है, पर यूपीआई भी एक तरीके का लोकलुभावन फैसला सा हो गया है। एक बार इस दिशा में आगे बढ़ने के बाद जब भी चर्चा आती है तो सरकार को लगता है कि यूपीआई पर पैसा लगाने से लोग नाराज होंगे या इसका राजनीतिक नुकसान होगा, और ऐसी स्थिति में इसे मुफ्त रखा जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर यूपीआई कब तक मुफ्त रहेगा। सब्सिडी में कटौती को आप एक संकेत के तौर पर ले सकते हैं कि शायद यूपीआई पर आने वाले समय में कुछ चार्जेस लगाए जाएं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से सब्सिडी कटौती के बारे में भी कुछ नहीं कहा, और यूपीआई पर को पेड बनाने का, यूपीआई पर फीस लगाने की बात भी अभी नहीं की। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से चीज़ें जो है सामने निकल करके आती हैं। नज़रें इस खबर पर भी आने वाले समय पर भी हमारी रहेंगी। इस बीच बैंकों के एनपीए में हो रही बढ़ोतरी की वजह से बैंकों की तरफ से एनपीए के लिए प्रोविजनिंग भी लगातार बढ़ रही है। बैंकों के तिमाही नतीजों से ये पता चलता है कि दिसंबर तिमाही के दौरान एनपीए के लिए उनकी प्रोविजनिंग करीब 20% की बढ़ गई है और कुल प्रोविजनिंग बढ़कर के 23,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। इस प्रोविजनिंग में निजी बैंकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही के दौरान एनपीए के लिए बैंकों की कुल प्रोविजनिंग में प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 33% हुआ करती थी, जो कि बीते दिसंबर तिमाही में बढ़कर के 58% के करीब पहुंच गई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि प्राइवेट बैंकों के एनपीए लगातार इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं और आगे की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, एनपीए के मामले में ये तस्वीर थोड़ी दिलचस्प भी है और थोड़ी पहेली जैसी है। एनपीए में अब हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर आप प्रोविजनिंग के नजरिए से देखें तो जो सरकारी बैंक हैं उनकी प्रोविजनिंग में करीब करीब 18.6-19% की कमी आई है। आपको पता है कि कोई भी लोन अगर 120 दिन तक चुकाया नहीं जाता तो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। सरकारी बैंकों के एनपीए में डिक्लाइन या हमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के एनपीए काफी तेजी से बढ़े हैं। और प्राइवेट बैंक्स के एनपीए की बढ़ोतरी, जिसमें एक्सिस, कोटक, फेडरल, आरबीएल, ये बैंक हैं जिन्होंने अपने दिसंबर की तिमाही में प्रोविजनिंग के जो एलोकेशंस हैं या जो प्रोविजंस हैं उनको डबल कर दिया है। प्रोविजनिंग का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि जो लोन बैंकों को लगता है कि वसूल नहीं हो पाएगा, ये एनपीए के भीतर चला गया और इसकी वसूली की संभावना नहीं है, उसके बदले बैंकों को अपने मुनाफे से, अपने पूंजी से फंड सामने रखना पड़ता है, जिसको कि प्रोविजनिंग कहा जाता है। प्राइवेट बैंक्स में इसमें हमें दबाव दिख रहा है क्रेडिट कार्ड के लोन्स का, प्राइवेट बैंक में हमें पर्सनल लोन्स का दबाव दिख रहा है, और इसलिए इन बैंकों के पास एनपीए तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको इससे पहले भी बताते रहे कि छोटे लोन्स के एनपीए बैंकों के पास बढ़े हैं। इनमें एक्सिस बैंक भी शामिल है, जिसकी प्रोविजनिंग करीब करीब 3 गुनी बढ़ी है, जो हमें आरबीआई का रिकॉर्ड बता रहा है। तो इससे लग रहा है कि कंज्यूमर लोन सेगमेंट में, क्योंकि इसी सेगमेंट में तेज बढ़ोतरी भी हमने देखी थी पिछले 2-3 साल में, जिसमें क्रेडिट कार्ड थे, पर्सनल लोन थे, इस सेगमेंट में डिफॉल्ट्स और इस सेगमेंट में पेमेंट डिलेज लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक तस्वीर उपभोक्ताओं की तरफ से भी बनती, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी तुलना में सरकारी बैंकों ने शायद इस तरीके के कर्जों को थोड़ा सीमित किया है, कंज्यूमर लोन्स को, जबकि प्राइवेट बैंकों ने तेजी से आगे बढ़ाया और उसका असर हमें इनके एनपीए प्रोविजनिंग पर दिख रहा है। शेयर बाजार में भी आप तो करीब से शेयर बाजार रोज खोलते और हम सबको बताते हैं, शेयर बाजार में भी हमको बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसी मिली जुली ही तस्वीर दिखती है। बिल्कुल, दबाव बैंकों में लगातार देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर से ये तस्वीर जो हमने दिखाई वो तो प्राइवेट बैंकों की थी, लेकिन सरकारी बैंकों का प्रदर्शन भी काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है लगातार। इन सब के बीच में भारतीय परिवारों की कमाई का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा कर्ज की ईएमआई को भरने में खप रहा है। करीब 30 लाख परिवारों के स्पेंडिंग बिहेवियर के सर्वे के बाद
पीडब्ल्यूसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अपर मिडिल क्लास के लोगों की कमाई का ज़्यादा हिस्सा कर्ज भरने में जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम वेतन लेने वाले परिवार कर्ज लेने के लिए दोस्त या फिर रिश्तेदार को ज़्यादा तरजीह देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों की कमाई का 39% हिस्सा लोन इंस्टॉलमेंट जैसे खर्चों में खप रहा है। इसके अलावा 32% हिस्सा दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में जा रहा है और 29% कमाई गैर ज़रूरी खर्चों में जा रही है। सर, अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में भारतीयों के खर्च की तस्वीर को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? ये खबर हमारी पहली खबर से जुड़ती है, जैसा हमने संकेत दिया था बैंकों के एनपीए से, और ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ये आंकड़ा, ये तस्वीर हमारे लिए भारत के परिवारों की जो बैलेंस शीट है, ये जो भारत के परिवारों का बजट है, उसे करीब से देखने की का संकेत देती। हम पहले इस आंकड़े को करीब से समझें कि यदि कोई 100 रुपए कमा रहा है तो वो 33 रुपए ऑब्लिगेटरी किसी लोन के इंस्टॉलमेंट को पे करने में दे रहा है, चाहे वो होम लोन का हो, इंस्टॉलमेंट हो, या कार लोन का हो, या क्रेडिट कार्ड का हो, या पर्सनल लोन का हो। यानी उसकी 1/3 कमाई, तनख्वाह, वेतन लोन पे करने में जा रहा है। और इस आंकड़े को अगर आप देखें तो जितनी ऊंची आय वाले लोग हैं उनके तो करीब करीब 39% के आसपास, 39 से 40% हिस्से उनकी कमाई के लोन पे करने में जा रहे हैं। अब हम इसको अगर बड़ी तस्वीर में देखें कि भारत के लोगों की खर्च की तस्वीर, उनके परिवारों की तस्वीर कैसी दिखाई देती है। जो 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के महीने 20 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक की पर मंथ की इनकम वाले लोग हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूसी ने सर्वे में टायर 2, टायर 3 शहरों से लेकर मेट्रो शहरों तक जिनसे बात की और जिन्हें समझने की कोशिश की है, विपुल, उनके ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस 39% हो गए। ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस ये कि यानी वो पैसा जो उनकी तनख्वाह आते ही अलग समय पर उनके उनके वेतन से कट ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्ज ले रखा है। उसके बाद उनकी जो जरूरी खर्च है वो करीब करीब 32% हैं उनके खर्च में। और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो वो अपने मन से खर्च करते हैं, खाना खाने पर, फिल्म देखने पर, ट्रैवल करने पर, टूरिज्म पर, वो केवल 29% है। इससे आप ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में कंज्यूमर स्पेंडिंग की तस्वीर कैसी है। यानी 100 रुपए में से करीब करीब 75 रुपए तो कर्ज देने में, और रोटी दाल चावल, मकान का किराया, बच्चों की फीस, जो जरूरी चीजें खर्च करने के में जाते हैं। इसके बाद 30 पैसे या 30 रुपए 100 रुपए से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए बचते हैं। उसमें से उन्हें कुछ पैसा अपने भविष्य की बचत के लिए भी डालना पड़ता है। ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में कर्ज एक बहुत बड़ा हिस्सा बनकर दिखकर निकल रहा है भारत के मध्य वर्ग की आय में और उसके खर्च में। जी सर, भारत की जो हाउस होल्ड डेट को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि चिंताएं बढ़ रही हैं। इसकी प्रमुख वजह आप क्या कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं? हम आपको डेटा पॉइंट की तरफ ले चलेंगे, जहां हम आपको कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड के बाद से भारत में हाउस होल्ड डेट की और कर्ज की स्थिति कितनी तेजी से बदली है। और उसका ही असर हमें इस तथ्य में दिखाई देता है, जो अभी हमने आपको बताया कि लोग अपनी 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 मंथली कमाई का 33 से 40% हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में दे रहे हैं। अगर आप हाउस होल्ड डेट की स्थिति देखें तो 2021 में जो हाउस होल्ड बोरोइंग्स थी, एब्सोल्यूट नंबर्स में, वो 77 लाख करोड़ रुपए थी। जो मार्च 2024 तक का आंकड़ा जो एसबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमें मिलता है, वो करीब 121 लाख करोड़ है। और जीडीपी में इनका हिस्सा 36% से बढ़कर 41% हो गया है। यानी भारत के परिवारों का कर्ज अब जीडीपी में करीब करीब 41% का हिस्सा घेर रहा है। और ये कर्ज इसलिए लगातार बढ़ रहा है क्योंकि आय में दबाव है, आय में कमी है, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी है, और उनके खर्च बढ़ने के कारण उन्हें उन्हें अब क्रेडिट कार्ड या बाकी इस तरीके के उपायों का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट्स, ब्याज भुगतान, भारत के परिवारों की जीविका को, उनके खर्च को पर सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। लगभग सरकार जैसी स्थिति है भारत के परिवारों की। सरकार के भी खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान है, जो सरकार कर्ज लेती है। और ठीक उसी तरह से भारत के परिवारों की जो मंथली आय है, उसका एक बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतानों में जा रहा है। एक और आंकड़ा इसमें गौरतलब है, जो मैं आंकड़े को करीब से खोल के देखने की कोशिश कर रहा था विपुल जी, जो आरबीआई की रिपोर्ट में आया है कि भारत में पर कैपिटा इनकम के अनुपात में जो हाउस होल्ड डेट है या परिवारों का कर्ज है, वो खासा ऊंचा है। भारत में पर कैपिटा इनकम के अनुपात में जो प्रतिशत है, वो दुनिया के कई विकासशील देशों से भी
ज्यादा ऊंचा है, और इमर्जिंग मार्केट्स में तो सबसे ज्यादा ऊंचा है। पोलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय खासी ऊंची है, वहां पर परिवारों पर कर्ज उस अनुपात में कम है, ऐसा आरबीआई ने हमें बताया है। और एक और चलते चलते आंकड़ा, कि जो लोन्स लिए जा रहे हैं उनका बड़ा हिस्सा कंजम्पशन लोन्स के तौर पर है, एसेट क्रिएशन के तौर पर नहीं है। मैं आंकड़ा देख रहा हूं अपने सामने, मार्च 2019 से लेकर 2024 तक के आंकड़े में लगातार खपत के लिए लिए गए कर्ज का की तादाद बढ़ी है, जबकि एसेट क्रिएशन करने के लिए, मकान खरीदने के लिए या कोई एसेट लेने के लिए इस कर्ज की में अनुपातिक तौर पर उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। जी, इस बीच म्यूचुअल फंड के एनएफओ मार्केट में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी अप्रैल से नए नियम लागू करने जा रहा है। नए नियमों का मकसद पारदर्शिता के साथ साथ समय पर फंड डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित करना है और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाना है। नए नियमों के तहत अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां तय समय पर एनएफओ से जुटाए गए फंड का एलोकेशन नहीं करती हैं तो निवेशक बिना एग्जिट लोड दिए फंड में किए गए निवेश से बाहर हो सकेंगे। नए नियमों के तहत फंड डिप्लॉयमेंट के लिए सेबी ने 30 दिन की समय अवधि सुनिश्चित की है। सर, आखिर में सेबी को ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हाँ, एनएफओ के बाजार में बड़ी चहल पहल है, खासा गुलजार है। हालांकि इस बार अभी जनवरी के बाद से तस्वीर उतनी उत्साहवर्धक नहीं, पर पिछले साल का आंकड़ा देखें अगर आप, डेटा पॉइंट पे हम आपको दिखाते हैं, पिछले साल 2024 में विपुल जी 239 एनएफओ आए थे करीब, जिन्होंने 1.18 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि जुटाई थी, और 13% बढ़ा था 2023 की तुलना में। अगर आप एनएफओ का नंबर देखें, अब 85% फंड्स बढ़े थे। अभी इस साल अगर हम देखें तो 3-4 बड़े फंड्स आ चुके हैं, कोटक का, हिलियोस का, कुछ आने वाले फंड हैं जो मार्च में खुलेंगे, कुछ फरवरी के फंड्स हैं जो चल रहे हैं। अब सेबी को ये बात महसूस हो रही है विपुल कि ये पैसा समय पर बाजार में नहीं डाला जा रहा है। पहले एनएफओ फंड के बाजार में निवेश की समय सीमा 60 दिन थी, उसको घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस कैश को, ये जो पैसा निवेशकों के पास आता है, इसे फंड मैनेजर अपने पास रोक कर रखे रहते हैं, और उसे ठीक समय पर जब उनको लगता है कि बाजार में सही ढंग से निवेश का समय, तब उसे उसमें निवेश करते हैं। खासतौर पर आपने भी देखा होगा, मार्क किया होगा कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से रिलेटेड एनएफओ ने का बाजार में खासी बाहर आई है। मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, बिजनेस साइकिल, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बीटा, इस तरीके के थीमेटिक फंड्स आए और उनसे ठीक ठाक पैसा, काफी बड़ा पैसा जुटाया गया, इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पर सेबी को ऐसा लगता है ये पैसा समय पर बाजार में नहीं जा रहा, तो एनएफओ के लिए नियम खासे सख्त कर दिए गए हैं। इस समय ये कदम थोड़ा बाजार के मिजाज और अंतर्धारणा को बेहतर करने वाला भी है, क्योंकि एनएफओ का पैसा अगर आते ही फंड मैनेजर्स तुरंत बाजार में ले जाएंगे, तो इस गिरते बाजार में जहां हर आदमी बिकवाली कर रहा है, वहां खरीदारी दिखाई देगी। और इसलिए अगर आप देखिए विपुल जी करीब से, तो पिछले 2-3 दिन में गिरते बाजार को सहारा देने में इन्हीं सबका हाथ है, इन्हीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। इन्हीं ने निचले लेवल के ऊपर वैल्यू बाइंग भी की है, बॉटम फिशिंग भी की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास बड़ा पैसा, बड़ा फंड इस समय उपलब्ध है, जो कि एनएफओ के जरिए आया है। इसके अलावा एसआईपी का फंड भी है। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज चीन और ताइवान से भी नीचे चला गया है। जनवरी के दौरान इस इंडेक्स में भारत का वेटेज घट करके 18.41% रह गया है, जो कि पिछले साल सितंबर में 21% के करीब पहुंच गया था। चीन में बेलआउट की घोषणा के बाद वहां के शेयर बाजारों में जोरदार उछाल देखने को मिला, जिस वजह से एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में चीन का वेटेज बढ़ गया है। सर, इमर्जिंग मार्केट्स में भारत की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये थोड़ा 99 का फेर है। भारतीय बाजार अब विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण इमर्जिंग मार्केट के पैरामीटर पर एक उलझन में फंस गया है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैपिटलाइजेशन सिकुड़ा है या श्रिंक हुआ है। आपको याद होगा विपुल जी, पिछले साल अगस्त में भारत ने चीन को पार करके इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे बड़ा मार्केट बनने का जो ओहदा था वो हासिल किया था, और भारत की रैंकिंग पहले नंबर पर थी। अब वो खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई है, क्योंकि बेहद तेज बिकवाली हमने पिछले 2 महीनों में देखी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की तैयारी के साथ, उसके बाद बजट और उसके आसपास, और रोज कुछ ना कुछ बाजार में ऐसा हो रहा है। अब ये एक तरीके का विशेष साइकिल भी होता है विपुल, की जब इमर्जिंग मार्केट में धीमे धीमे कोई दूसरे बाजार सामने दिखाई देने लगते हैं, तो विदेशी निवेशक अपनी अपनी रणनीति को उन बाजारों के हिसाब से बदलना शुरू करते हैं।
सडनली पिछले साल चीन का बाजार जो काफी ग्लूमी, काफी डार्क दिख रहा था, काफी तेज गिरावट दिख रही थी, युआन भी टूटा हुआ था, वहां अब बाजार में निवेश वापस पहुंचना शुरू हो गया है। व्यापार युद्ध के बीच में चीन में निवेशकों ने निवेश करना शुरू किया है, और भारत में बाजार में जो तेज गिरावट हमने देखी है उसकी वजह से विदेशी निवेशकों के निवेश के कारण अब जो इमर्जिंग मार्केट्स में उतना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट जो भारत में आता था वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जी। इस बीच कंपनियों की उम्मीद से खराब नतीजे और महंगे वैल्यूएशन की वजह से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बाजार में गिरावट लगातार जारी है। मिड और स्मॉल कैप शेयर बियर जोन में खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी शेयर या इंडेक्स अगर उच्चतम स्तर से 20% टूट जाता है तो इसे बियर जोन माना जाता है और उम्मीद से खराब तिमाही नतीजों की वजह से अक्टूबर से ही शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। सितंबर तिमाही के बाद दिसंबर तिमाही में भी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। कंपनियों की बिक्री और कमाई की ग्रोथ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सर, स्मॉल कैप और मिड कैप के भीतर की तस्वीर इस समय क्या दिखाई दे रही है? कितना गहरा जोखिम यहाँ पर दिखाई दे रहा है? आज थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह की पिटाई हो रही है, ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को? हाँ, बीएसई स्मॉल कैप का आंकड़ा देखिए 18% टूट गया। बीएसई मिड कैप करीब करीब 17 से 18% गिरा, यानी वो जो 20% की बात आपने जिस मार्क में कही उसके करीब करीब पहुंच रहा है, जहां से आप टेक्निकली किसी स्टॉक मार्केट को बेयर जोन में जाता हुआ पाते हैं। निफ्टी मिड कैप तो करीब 13 से 14% डिक्लाइन हुआ है। और इसकी दो बड़ी वजह है कि एक तो इनके वैल्यूएशन इनके फंडामेंटल से मैच नहीं करते थे, और इसमें बड़ा में निवेशकों ने खासा निवेश किया था, तो बहुत सारी रैली, बहुत सारा यूफोरिया था और तेज बिकवाली भी इसमें दिखाई दी। और अगर आप देखो तो ग्लोबल फैक्टर्स, बिल्कुल जो पूरी दुनिया के फैक्टर्स हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो लिए गए फैसले, अभी लिए जा रहे हैं फैसले, उनका असर बाजार के जो ब्रॉडर मार्केट है उस पर बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत के फंड मैनेजर्स भी अब दूध का जला जो छाछ को फूंक फूंक कर पीने वाली स्थिति की तरफ है। कोटक ने कल अपनी एक वार्निंग में कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अभी फर्दर डाउनसाइड आ सकता है और ज्यादा गिरावट हो सकती है। आज हमने रिकवरी हालांकि देखी, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप के पक्ष में नहीं है। जबकि अगर आप ये देखें, इसका असर हमको थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड पे भी दिखाई दिया। मैं आंकड़ा चेक कर रहा था कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की जो नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसमें करीब करीब 7.19% की गिरावट जनवरी में हमने देखी, यानी म्यूचुअल फंड की साइड से भी। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर भी खुद इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अभी गिरावट का दौर लंबा जारी रह सकता है। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे आकर्षक हिस्सा था, जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे, जहां पर जो सबसे ज्यादा उनको लुभाता था, वहां बहुत मजबूत बेयर जोन सा और बहुत मजबूत गिरावट का जो रुख है वो खासा मजबूत होता दिख रहा है। बिल्कुल, और यही बात आज सर हम जो बातचीत कर रहे थे तो हमारे जो एक्सपर्ट थे रचित खंडेलवाल जी, 1.25 लाख का में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज की जो रिकवरी है उसको आप किसी भी तरीके से उत्साहित होकर के खरीदारी के रूप में ना लें, उत्साह होकर के कुछ भी ना खरीदें। कल की एफआईएस की खरीदारी को देख करके भी आपको उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बाजार में और ज़्यादा पेन और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है। सर, ये भरोसा लौटेगा कब, कितना समय लगेगा और क्या वो स्थितियां होंगी जब रिटेल निवेशक जो है दोबारा छोटे मझोले शेयरों में दांव लगा सकेगा? देखिए, कहीं ना कहीं तो बाजार को उत्साह के बाद फंडामेंटल के पे बैठना पड़ता है ना। पखेरु भले छत छुओ तुम गगन की, धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। तो मतलब पंछी कितनों उड़े, आकाश दाना है धरती के पास, तो उस धरती पे तो आना पड़ेगा फंडामेंटल्स में। अभी आज की स्थिति बीएसई स्मॉल कैप का जो पीई मल्टीपल है वो 29 पे है, और पिछले साल दिसंबर में जब हमने देखा था तो 34 पे था। तो इस पीई मल्टीपल पर कोई भी लॉजिक इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन को एक सीमा से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। बाजार में यूफोरिया है, रैली है, तो चीजें आगे जाती हैं। तो ये बाजार और स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स के बेस पर जाकर सेटल होंगे कहीं ना कहीं। और दूसरा ये था कि एक और चीज भीतर की समझने की जरूरत, जिसका जिक्र हमने किया, कि इस रैली को बड़ा बढ़ावा म्यूचुअल फंड भी दे रहे थे। म्यूचुअल फंड्स ने स्मॉल कैप फंड्स में खूब पैसा जुटाया था,
पिछले अगर आप 6 महीने की एमपी की रिपोर्ट देखिए तो वो इनको खरीदने का मोमेंटम तो कौन बना रहा था? जो बड़ा पैसा लिए हुए मनी बैग लिए हुए बैठे हैं, छोटा इन्वेस्टर तो 150 शेयर खरीदता था। स्मॉल कैप फंड्स में जो रिटर्न आ रहे थे, इस स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स में पैसा जा रहा था और वो इसकी खरीदारी कर रहे थे। तो ये जो आश्चर्यजनक वैल्यूएशन आपको दिखाई दिए स्मॉल कैप और मिड कैप में, इन्हें किसी न किसी समय तो करेक्ट होकर आना ही था। तो अब वो सच्चाई स्वीकार कर ली गई है और इसलिए आने वाले समय में जो भी हमें मूवमेंट दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप और मिड कैप में, बिल्कुल जी वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा। हमें ये नहीं दिखेगा कि ये वैल्यूएशन इस लेवल पे जाएंगी। अब यहां से बाजार कितना करेक्ट होगा, पी किस लेवल पर जाकर टिकेगा, ये बाजार में डिमांड और सप्लाई के की परिस्थिति पर दिखाई देगा। लेकिन दो डिसअपॉइंटमेंट बड़े हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट है कि पी बहुत ज्यादा था। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि रिजल्ट्स बहुत खराब थे, जिस पर आपने जिक्र भी किया और हम लोग अभी अपने पिछले बोनस पॉइंट में चर्चा भी कर चुके हैं। और इसके कारण बड़े डाउनग्रेड्स आए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के इनकम के। और तीसरी चीज ये कि जो तेजी से मुनाफा कमाने के लिए भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे थे, उन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींचा है, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, मजबूत डॉलर है। तो भारत का जो एडवांटेज स्टॉक मार्केट में आर्बिट्राज का एडवांटेज था बॉन्ड यील्ड्स के बदले या डॉलर के बदले, वो भी कम हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था ना, उसमें सबसे ज्यादा तेजी से बिकवाली दिखाई दी। इसलिए हमें ये बेयर जोन या ये गिरावट थोड़ी लंबी खिंचती दिख रही जी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका में ऑटो, फार्मा और सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पर 25% की दर से इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ये घोषणा ऐसे समय पर की है जब भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच भारत से अमेरिका को ऑटो एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ पर बातचीत होनी है। अमेरिका भारत की दवाओं और ऑटो पार्ट्स का बड़ा बाजार है। हालांकि भारत से अमेरिका को गाड़ियों का एक्सपोर्ट नाम मात्र ही है। सर, ट्रंप साहब की इस नई घोषणा का मतलब क्या है और उसका भारत पर किस तरीके का असर देख रहे हैं? खासतौर से फार्मा सेक्टर की शेयरों की आज बड़ी पिटाई हुई है, क्योंकि अरविंदो फार्मा का 47% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, ल्यूपिन का करीब करीब 37%, डॉक्टर रेड्डीज का 47% रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है। तो इनकी आज अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन भारतीय समय के अनुसार सुबह 5-6 बजे के आसपास एक घोषणा करते हैं, एक्स पर अपने हैंडल पर करते हैं, और उसके बाद भारतीय बाजार उस घोषणा का असर, उसका दुख, उसकी पीड़ा पूरे दिन भर समेटते रहते हैं। और ये क्रम लगभग पिछले साल दिसंबर से नियमित रूप से चल रहा है। प्रतिदिन सुबह जब आप उठते हैं तो आप दुनिया के बाजार से ज्यादा ट्रंप का ट्विटर हैंडल चेक करते हैं कि उन्होंने या व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया। और आज की जो घोषणा थी बेहद चौंकाने वाली थी। और मैं लगातार आपसे बता रहा हूं विपुल जी, हम लोग बोनस पॉइंट में लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन ट्रंप के अलग अलग फैसलों की एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कल हमने आपको बताया कि उन्होंने वैट को जिस तरह टारगेट किया, उससे दुनिया के देशों के इंटरनल टैक्स सिस्टम्स पे असर पड़ेगा। आज उन्होंने जो नई बात कही वो उससे आगे थी। उन्होंने एल्युमिनियम और स्टील पर तो टैरिफ लगाने की बात कही, उन्होंने आज ये भी कहा कि वो ऑटोमोबाइल्स पर 25% तक की ड्यूटी लगाएंगे, सेमीकंडक्टर्स पर 25% तक की ड्यूटी लगाएंगे और फार्मा पर 25% तक की ड्यूटी लगाएंगे। ये अलग है। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप टारगेट करके उन उद्योगों को लक्ष्य बना रहे हैं जिनका सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के बाजार को होता था। और अमेरिका के बाजार में पहुंचने वाला वो सामान अब महंगा होगा और इसका असर हमें पूरी दुनिया के बाजारों में, अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे। भारत में आज इसका काफी बड़ा असर दिखाई दिया बाजार में, क्योंकि फार्मा इंडेक्स करीब करीब 3% तक एक बार बीच में टूट गया था। भारत दरअसल अमेरिका को करीब करीब 40% जेनरिक ड्रग सप्लाई करता है। डेटा पॉइंट को अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा। भारत और कोविड के दौरान भी भारत ने जेनरिक ड्रग का निर्यात बढ़ाया था। इसलिए भारतीय फार्मा कंपनियों पर इस टैरिफ का बड़ा असर पड़ेगा। अगर 25% की ड्यूटी आ गई भारतीय दवाओं के बिकने पर अमेरिका में, तो भारतीय कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। और फार्मा कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा निर्यात से आता है। ऑटो पार्ट्स के मामले में भारत ऑटो मोबाइल का बहुत निर्यात तो नहीं करता है, लेकिन ऑटो पार्ट्स का भारत से एक्सपोर्ट जरूर है अमेरिका में, और उस पर भी असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक का है। इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारत से जाने वाले मोबाइल फोन और इनके निर्यातों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चर, ये 25% की ड्यूटी आती है, तो शायद
भारत में आज से जाने वाला टेक निर्यात भी प्रभावित हो, लेकिन चाइना से जाने वाले टेक निर्यात में खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स पर इसका असर पड़ सकता है। तो अब ट्रम्प के टैरिफ का दायरा फैलता जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है। इसलिए आज हमने स्टॉक मार्केट में ऑटो, टेक और फार्मा तीनों में गिरावट देखी। पर जैसा आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स के शेयरों को की काफी काफी तगड़ी पिटाई हुई है आज बाजार। बिल्कुल। इस बीच भारतीय करेंसी रुपए में कुछ रिकवरी जरूर है, लेकिन दबाव लगातार बना हुआ है। गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयासों की बदौलत बुधवार को प्रति डॉलर रुपया रिकवर होकर के 86 रुपये 77 पैसे के स्तर तक पहुंचा। हालांकि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और इंपोर्ट पेमेंट के भुगतान के लिए इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की मांग के कारण रुपए पर दबाव बढ़ने की आशंका है। सर, आने वाले समय में रुपए पर क्या रुख नज़र आ रहा है, और ख़ासतौर से तब जबकि आरबीआई का इंटरवेंशन है? कल थोड़ी सी खरीदारी भी रही एफआईएस की तरफ से, उसका भी असर हो सकता है देखने को मिला हो? बिल्कुल, कल बाजार में रुपया 87 के पार होते होते बचाया, क्योंकि बाजार में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। हम यहाँ बात कर रहे थे डीलर से कि आरबीआई ने लास्ट मोमेंट बैंक से डॉलर्स की बिकवाली शुरू कराई, क्योंकि बाजार में डॉलर की मांग काफी ज्यादा थी। और चूंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं, तो डॉलर रूपी के फॉरवर्ड प्रीमियम पर उसका असर दिखाई देता है और इसलिए भी डॉलर की डिमांड ज्यादा थी। लेकिन यहाँ आरबीआई एक गहरी दुविधा में है। आरबीआई फिलहाल अभी किसी स्थिति में रुपए में एक सीमा से अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका जो टेक्निकल रीजन है वो हमें समझना होगा। भारतीय बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच पहले से ही है। आरबीआई भी इस बात को महसूस कर रहा है, अलग अलग तरीके से बाजार में लिक्विडिटी छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर बाजार में डॉलर ज्यादा छोड़े गए आरबीआई की तरफ से, तो उसके बदले वो भारतीय बाजार से जो लिक्विडिटी है, रुपया है, उसे वापस लेगा और उससे उसके असर से बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है। इसलिए आरबीआई ठहर कर थोड़ा थोड़ा इंटरवेंशन बाजार में करेगा। किसी भी स्थिति में कोई बहुत बड़ा इंटरवेंशन बाजार की तरफ से नहीं आएगा, आरबीआई की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि उसे बाजार में लिक्विडिटी भी मैनेज करनी है। इसलिए रुपया एकदम नहीं टूटेगा, लेकिन जो हमें बाजार के फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगह से जो प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि रुपया $86.5 $86.5 से लेकर 86.50 से लेकर 87.50 के आसपास बीच में कहीं मूव करेगा नियर टर्म में, मतलब अगले 1-2 महीनों में, जब तक कि कोई बड़ा सेटबैक और नहीं आता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अपनी खासी ऊंचाई पर जा चुका है और आरबीआई की अपनी फायर पावर भी कम है। तो रुपया 87 से 88 के बीच में कहीं सेटल होगा अगले कुछ महीनों में, ऐसे संकेत मिल रहा है। जी, चलिए, इस बीच अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अदानी ग्रुप के रिश्वत मामले की जांच के लिए भारत सरकार की मदद मांगी है। एक अमेरिकी कोर्ट में 26.5 करोड़ डॉलर के रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बताया कि गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी भारतीय निवासी हैं और भारत सरकार के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजने के प्रयास जारी हैं। इस खबर के बाद बुधवार को शेयर बाजार में अदानी ग्रुप के शेयरों में दबाव देखने को मिला। सर, अदानी मामले को लेकर के ताज़ा घटनाक्रम है क्या? ये ताजा देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कि ये मामले जांच रुकेगी, पर ऐसा नहीं था कहीं भी, क्योंकि ये कानूनी व्यवस्था है और जो कानूनी व्यवस्था के तहत जांच चल रही है वो जांच जारी है। और उसमें एक नया बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम आया है जो भारत सरकार के लिए, खासतौर पर भारत के रेगुलेटर्स के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करेगा। हुआ ये कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो एसईसी, जो सेबी की जैसी ही संस्था है अमेरिका में, उसने भारत से अब आधिकारिक रूप से अडानी समूह का जो ताजा मामला है, इस मामले के बारे में जानकारी मांगी। मामला क्या है? अडानी समूह ने और उनके साथ कुछ जो उनका कंसोर्टियम था, उन्होंने मिलकर भारत सरकार के अधिकारियों को 2020 से 2024 के बीच $250 मिलियन की रिश्वतें दी हैं। और उन रिश्वतों के बदले सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट लिए गए थे, अनुबंध लिए गए थे सोलर एनर्जी सप्लाई को लेकर। इसके डॉक्यूमेंट, इसके पेपर अमेरिका की अदालत में पेश किए जा चुके हैं, न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। ताजा घटनाक्रम यह है कि न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एसईसी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कहा है कि इस मामले में वो जानकारी उपलब्ध कराकर हमें दें कि इसकी जांच आगे कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि उनके पास दस्तावेज मौजूद हैं। अब यहाँ चुनौती यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास अडानी समूह के बारे में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अडानी समूह के मालिक भारत के नागरिक हैं। तो एसईसी ने जो अपना हलफनामा दिया है अदालत में, उसमें यह कहा है कि वो भारत सरकार से इस मामले में जानकारी मांगेगी। और भारत सरकार में 2 एजेंसियों से जानकारी मांगी गई है। पहली एजेंसी है सेबी,
जिसे इस कॉन्ट्रैक्ट और बाकी चीजों के बारे में जानकारी देनी होगी, और दूसरा भारत का कानून मंत्रालय है, जिसे इस मामले में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और अमेरिकी अदालत की मदद करनी होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते के तहत, जिसमें कि जांच जो की जा रही है इसमें भारत सरकार और बाकी और भारतीय एजेंसियां इसकी मदद करें। अब सेबी इसका क्या जवाब देती है, भारतीय कानून मंत्रालय इसका क्या जवाब देता है, इसे हमें देखना होगा। लेकिन ये मामला तेजी से आगे बढ़ चुका है। किससे के इस मामले के बारे में सबको पता है कि अमेरिका अडानी ग्रीन एनर्जी ने करीब करीब $2 बिलियन अमेरिका के फंड मैनेजर से और फॉरेन इन्वेस्टर्स से रेज किए थे अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को लेकर। और तब ये नहीं बताया गया था, बाद में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की पड़ताल में साबित हुआ कि ये जिस परियोजना के लिए पैसा लिया गया था उस परियोजना के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में, पावर परचेज एग्रीमेंट लेने में भारतीय सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जी सर, लेकिन इस मामले में भारत सरकार इस मामले में कुछ आगे कोई एक्शन लेगी क्या? क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है संज्ञान भी शायद नहीं लिया इंडियन गवर्नमेंट। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये मामला भारत में रिश्वत देने का है, भारतीय अधिकारियों को भारत की कंपनी की तरफ से रिश्वत देने का है, क्योंकि मामला अमेरिका में इसलिए जांच में है क्योंकि पैसा अमेरिका से लाया गया था उस प्रोजेक्ट के। पर भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से भी इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अच्छा, उसकी वजह शायद ये थी कि पूरा मामला अभी तक अमेरिका में केंद्रित था। पहली बार अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रूप से एसईसी की तरफ से भारत से इस मामले में जानकारी मांगी गई है। भारत में कोई जांच पड़ताल, किसी तरीके की पूछताछ, इसके बारे में अभी कोई अधिकृत रूप से जानकारी नहीं है। और अब जबकि अमेरिका की अदालत और अमेरिका के रेगुलेटर्स भारत से जानकारी मांग रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या भारत में भी इस पूरे मामले की जांच होगी कि नहीं होगी, या ये भारत सरकार इस मामले को किस तरह से कानूनी संदर्भों में लेगी। क्योंकि ये मामला अमेरिका की अदालत में तो स्थापित जैसा दिख रहा है, तभी लोगों को नोटिस और सम्मन भी जारी किए गए हैं। तो अगले कुछ दिनों में हमारे सामने स्पष्ट होगा कि भारत सरकार ने इस रिश्वत के मामले पर भारत के भीतर क्या कार्रवाई की। चलिए, इस मामले पर नजरें रहेंगी और आपको सारी अपडेट सिर्फ बोनस पॉइंट पे ही मिलती हुई दिखाई देगी। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करने के लिए। तो बोनस पॉइंट को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों, अपने ऑफिस के कलीग्स, मित्रों को भी आप बोनस को सब्सक्राइब कराएं। हमें इजाज़त दीजिए फ़िलहाल के लिए, लेकिन आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।